तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव प्रश्नों में उन लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो कि आप लोगों के लिए वीवीआई है, यानी कि ये सभी प्रश्न जो हैं ये सभी बोर्ड मॉडल हैं और मैट्रिक एग्जाम के लिए बिल्कुल ही वीवीआई हैं। इसलिए आप सभी प्रश्नों को बारीकी से देखते चलेंगे और समझते चलेंगे। इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि मैट्रिक एग्जाम से रिलेटेड है और मैट्रिक एग्जाम में आने का 99% चांस है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। प्रश्न है, भर्जन एवं निष्पादन में विभेद करें, यानी कि अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, चलिए हम इसको जवाब के रूप में देखते हैं। तो क्या करेंगे, एक तरफ भर्जन को लिखेंगे और एक तरफ निष्पादन को, और बारी बारी से दोनों को हम देखते चलेंगे क्योंकि एक दूसरे का जो जवाब होगा एक दूसरे के बिल्कुल उलट होगा। चलिए हम भर्जन के बारे में पहला जवाब देखते हैं। भर्जन में अयस्क को आयु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, और निष्पादन को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निष्पादन में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। देखिए यहाँ पर उपस्थिति और यहाँ पर अनुपस्थिति है। एक बार फिर से देख लीजिए, भर्जन में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और निष्पादन में क्या होता है कि अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। अब भर्जन के बारे में दूसरा तथ्य जानेंगे। भर्जन का उपयोग सल्फाइड अयस्कों में किया जाता है और निष्पादन का प्रयोग कार्बोनेट तथा हाइड्रोटेट अयस्कों के लिए किया जाता है। एक बार फिर से हम देखते हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। भर्जन का प्रयोग सल्फाइड अयस्कों में किया जाता है और निष्पादन का प्रयोग कार्बोनेट तथा हाइड्रेटेड अयस्कों के लिए किया जाता है। अब 3 नंबर देखेंगे भर्जन में। भर्जन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस यानी कि SO2 उत्सर्जित होती है और निष्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 उत्सर्जित होती है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि धातु कर्म क्या है, यानी कि धातु कर्म के बारे में हमको लिखना है, और लिखना है क्या कि इसके विभिन्न चरणों को लिखें, यानी कि इसके कौन कौन से चरण हैं। तो चलिए हम पहले धातु कर्म के बारे में जानते हैं, इसके बाद हम चरणों को जानेंगे। तो धातु कर्म के बारे में जो कह रहा है कि अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण एवं उनके शोधन की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। बिल्कुल एक सेंटेंस में जवाब है इसका, और सीधा कि अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण एवं उनके शोधन की प्रक्रिया जो है धातु कर्म कहलाती है। इनमें प्रयुक्त विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं, यानी कि इसको 4 चरणों में बताया गया है, और इसके 4 चरण भी हम कह सकते हैं कि 4 चरण हैं। तो पहला जो है कि अयस्क का सांद्रण, दूसरा है कि सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन, और तीसरा है कि धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण, और चौथा है धातु का शोधन। इस प्रकार से इसके 4 चरण हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए हमारा अगला जो प्रश्न है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। सवाल को समझिए, कह रहा है कि पीतल और तांबा का जो बर्तन होता है उसमें दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो इसका जो जवाब होगा कि दही तथा खट्टे पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है। इसका मुख्य रीजन क्या है, तो अम्लीय, यानी कि दही तथा खट्टे पदार्थों की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है। ये तांबे तथा पीतल के साथ क्रिया करके विषैले पदार्थ बनाते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसी कारण से पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये जितने भी आप प्रश्न देख रहे हैं ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे। जितने भी प्रश्न इसमें लिए गए हैं सभी प्रश्न जो हैं ये वीवीआई हैं मैट्रिक एग्जाम के लिए। हम अगले प्रश्नों में अंतर को जानेंगे, यानी कि अम्ल तथा क्षार में क्या अंतर है और क्षारक तथा क्षार। यहाँ 2 प्रश्न हमको देखने को मिलेगा। तो पहले हम जानेंगे अम्ल तथा क्षार, इसके बाद हम शुरू करेंगे क्षारक तथा क्षार। ये दोनों प्रश्न वीवीआई हैं मैट्रिक एग्जाम के लिए, आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे। तो लिखने से पहले हम क्या करते हैं कि एक साइड में अम्ल कर देंगे और दूसरे साइड में क्षार, चूंकि एक दूसरे में अंतर बताना है। तो चलिए अम्ल वाले श्रेणी में हम देखते हैं क्या क्या है और क्षार वाले में क्या क्या है, हम दोनों को देखते हैं। पहला जो है अम्ल में कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल के साथ मिश्रित होने के उपरांत हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। फिर से समझिए कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल के साथ मिश्रित होने के उपरांत हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। अब क्षार का देखते हैं। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में मिश्रित करने के फलस्वरूप हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करते हैं। दोनों में अंतर है। 2 नंबर अम्ल में है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, और 2 नंबर क्षार में है कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं। देखिए दोनों एक दूसरे के उलट हैं। और तीसरा जवाब है अम्ल में कि यह नीले लिटमस पत्र के वर्ण को लाल कर देते हैं, और क्षार जो है ये लाल लिटमस पत्र के वर्ण को नीला कर देते हैं। और देखिए दोनों का उदाहरण जो है, इसका उदाहरण है कि H2SO4 और HCl, और क्षार का उदाहरण है कि NaOH और KOH। इस प्रकार से ये दोनों में अंतर है, आप देख सकते हैं इसको। चलिए अब हम क्षारक तथा क्षार के बारे में जानते हैं। क्षारक तथा क्षार है
कि यहाँ पर हम टिक कर देते हैं ताकि पता चले कि क्षारक तथा क्षार का स्टार्ट हुआ है। एक साइड में क्षारक को लिखेंगे और दूसरे साइड में क्षार को। आपको भी अगर अंतर लिखना पड़ जाए तो आप दोनों को साइड अलग अगल बगल कर लीजिएगा ताकि आप जवाब अंतर को आसानी से डिफाइन कर सके, दिखा सके। तो चलिए हम क्षारक में पहले देखते हैं कि वे पदार्थ जो अम्ल से अभिक्रिया करके केवल लवण व जल बनाते हैं। क्षारक में होगा कि वे पदार्थ जो अम्लों से अभिक्रिया करके केवल लवण और जल बनाते हैं वो क्षारक होते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए यहाँ पर क्यूप्रिक ऑक्साइड CuOH2 और फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3। अब हम क्षार का देखेंगे। क्षार में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं। इसका जो उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। इसका ये जवाब होगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। यानी कि एक जो सोडा होता है वो धोने वाला सोडा होता है और दूसरा जो होता है बेकिंग सोडा, वो खाने के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये प्रश्न जो कह रहा है कि दोनों के बारे में दो उपयोग आप लोग बताइए। तो पहले हम लोग जो उपयोग देखेंगे वो धोन सोडा के बारे में देखेंगे। तो इसका जो पहला उपयोग है कि इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, और दूसरा जो है कि इसका उपयोग शोधन अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। अब हम देखेंगे खाने वाले सोडा के दो उपयोग। बेकिंग सोडा के बारे में जो दो उपयोग है कि इसका उपयोग एंटासिड में किया जाता है, और दूसरा है कि इसका प्रयोग खाद्य एवं पेय पदार्थों के योज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। यही दोनों में दो प्रमुख उपयोग है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 24 कैरेट गोल्ड क्या होता है। इसको आप 18 कैरेट गोल्ड में किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि 24 कैरेट गोल्ड क्या है, अगर हम चाहें तो इसको 18 कैरेट गोल्ड में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि बदल सकते हैं। तो इसका जो जवाब है हम लोग देख लेते हैं। इसका जो जवाब होगा कि शुद्ध सोने को 24 कैरेट सोना माना जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। अब इसको याद रखेंगे। शुद्ध सोने को 24 कैरेट सोना माना जाता है। यह बहुत कोमल और नर्म होता है, जिससे प्रायः आभूषण नहीं बनाए जा सकते क्योंकि वो कोमल होता है। इससे कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा या चांदी मिलाई जाती है ताकि आभूषण अपने आकार को बनाए रख सके। हमारे देश में आभूषण बनाने के लिए प्रायः 22 कैरेट सोना प्रयोग में लाया जाता है, जिसका अर्थ है कि 22 भाग सोने में 2 भाग तांबा या चांदी मिलाई जाती है। शुद्ध सोने को 18 कैरेट सोना में बदलने के लिए 18 भाग सोने को 6 भाग तांबा या चांदी में मिलाया जाना चाहिए, तब जाकर के वो 24 कैरेट जो गोल्ड है वो 18 कैरेट में बदल सकता है। तो इस प्रकार से हम जान लिए कि 24 कैरेट गोल्ड क्या है और इसको हम 18 कैरेट गोल्ड में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर से एक और अंतर आप लोगों के सामने है साबुन एवं अपमार्जक में। मात्र इसमें 2 अंतर बताना है आप लोगों को, और ये प्रश्न के लिए चलिए एक और अंतर आप लोगों के सामने है साबुन एवं अपमार्जक में, जो कि ये बिल्कुल ही VVI है बोर्ड एग्जाम के लिए। आप इसको याद रखेंगे, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए VVI। तो चलिए क्या करेंगे, एक तरफ साबुन को लिखेंगे और एक तरफ अपमार्जक को। अब इसमें दोनों में अंतर देखेंगे। तो पहले हम साबुन की तरफ चलते हैं। यह प्रायः बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और अपमार्जक जो होता है कि कुछ बायोडिग्रेडेबल होते हैं तथा कुछ नहीं भी होते हैं। ऑप्शन 2 है कि यह मृदु जल में सफाई के लिए उपयुक्त है, और दूसरा अपमार्जक में है कि यह मृदु तथा कठोर दोनों प्रकार के जल में सफाई के लिए उपयुक्त है। तीसरा साबुन है कि इसमें निर्बल शोधन क्रिया होती है, और अपमार्जक जो है कि इसमें प्रबल शोधन क्रिया होती है। यानी कि दोनों एक दूसरे के उलट होता है जब भी हम अंतर स्पष्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। एक और हम कमाल प्रश्न के साथ आ गए हैं। इसमें कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। आप प्रश्न को समझिएगा, यहाँ कह रहा है तत्वों की व्यवस्था की तुलना करना हमको किसमें किसमें, तो आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीफ की आवर्त सारणी। ये बोर्ड मॉडल है और एग्जाम के लिए VVI है। तो चलिए हम पहले मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में जानते हैं, इसके बाद हम आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जानते चलेंगे। तो चलिए देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो पहला है कि तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों में व्यवस्थित किया गया है, और आधुनिक आवर्त सारणी को तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक में व्यवस्थित किया गया है। क्लियर है। अब ऑप्शन 2 है कि इस आवर्त सारणी में यानी कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ केवल 8 हैं जो कि वर्ग कहलाता है। क्लियर है। और आधुनिक आवर्त सारणी में कि इस आवर्त में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जो कि वर्ग कहलाते हैं। क्लियर है।